नेम इज महेंद्र एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के कुछ 70 एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने इश्यू किए हैं जो हम लोग विद इन 1 घंटा, थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो आप इग्नोर कर सकते हो। उतने टाइम में हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। आपको 1.5 की स्पीड में अगर मैच कर सको मेरी स्पीड तो 1.5x की स्पीड में, उससे ज्यादा कर सको तो उससे ज्यादा। आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है ताकि आपका कम से कम टाइम में पूरा ये 70 एमसीक्यू है फटाफट फटाफट ओवरव्यू हो जाए। मेरी गारंटी है मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आंसर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। सीए इंटर के रिलेटेड कौन कौन से जीएसटी के सेक्शन है वो देख लेते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड, जीएसटी की बात करता हूँ। 2 में बहुत सारी डेफिनेशन है। 3 से लेके 6 एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। 7 सप्लाई आता है। 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई आएगा। 9 आपका चार्जिंग लेवी आता है, चार्जिंग सेक्शन आता है, बेसिकली नॉर्मल लेवी जिसको बोलेंगे। सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी आ जाएगा। 11 में एग्जाम्पशन है। 12 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। 14 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई का पार्ट है। 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है। 16 से लेके आपका 21 तक आईटीसी है, पर 16, 17, 18 ही आपके लिए एप्लीकेबल है। 16 में कब तक आप कैसे आईटीसी ले सकते हो। 17 में बहुत सारे सेक्शन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉक क्रेडिट और रूल 42 और रूल 43। और सेक्शन 18 में स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल पॉइंट्स है जिसमें कभी आपको आईटीसी पुराना मिलने वाला है, कभी आपका जाने वाला है, वो सब चीजें। 19, 20, 21 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर 22 की बात करें तो 22 से लेके आपका 30 तक रजिस्ट्रेशन आ जाता है। 22 में आपका नॉर्मल लिमिट वगैरह दिया है। 23 में आपको कब रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 24 में कब कंपलसरी करना है। 25 में फिर बहुत सारे सबसेक्शन है। फिर कैंसिलेशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन, वो वाले पॉइंट चालू हो जाते हैं। फिर 31 आपका टैक्स इनवॉइसेस की बात करता है। 32, 33 सब्सिडियरी सेक्शन है। 34 जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करता है। 35, 36 आपके सिलेबस में नहीं है, जो क्या बात करते हैं 35 और 36 अकाउंट्स के रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, ऑडिट और अकाउंट्स के रिलेटेड। 37 जो है वो आपका रिटर्न चालू हो जाता है, फर्स्ट रिटर्न। 39 में बहुत सारे रिटर्न है। 38 आपके सिलेबस में नहीं है। 39 में बहुत सारे रिटर्न है। फिर आपके कुछ रिटर्न के सेक्शन चलते हैं। फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर का 48 के आसपास आ जाता है। फिर 2 पेमेंट ऑफ टैक्स के रिलेटेड सेक्शन है, 49 और 50, जिसमें इंटरेस्ट और वो क्रेडिट लेजर वगैरह सब बातें चलती है। तो यहाँ तक अपना कुछ सेक्शन है जीएसटी में, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बात करता है एक्सेंट कंपनी, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेघालय। एक ऐसा एक्सेंट कंपनी करके कोई कंपनी है जो कि सप्लायर है। कहाँ का सप्लायर है, मेघालय का सप्लायर है, ठीक है। वांट टू अप फॉर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी लेना चाहता है। टर्नओवर लिमिट क्या रहेगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 तरीके का टर्नओवर लिमिट होता है, एक 1.5 करोड़ होता है और एक 75 लाख होता है, करेक्ट है। 1.5 करोड़ नॉर्मल लोगों के लिए होता है, 75 लाख आपका स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए होता है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, MS नट्टू होता है। क्या होता है, MS नट्टू। MS धोनी का MS और नट्टू काका का नट्टू। ये मैंने ऐसे कुछ बहुत फालतू कोड है, मेरे को पता है, पर याद आपको आसानी से रह जाएगा, ऐसे मैंने याद करवा भी दिया था क्लास में। तो MS नट्टू का मतलब क्या होता है, MS नट्टू का मतलब होता है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ये केस में आपको क्या देखना है, टर्नओवर का लिमिट 75 लाख देखना है। तो मेघालय है MS नट्टू में बिल्कुल, तो 75 लाख आपका टर्नओवर का लिमिट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कोई एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है। कहां से कर रहा है, एमपी से कर रहा है। उसको कब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कहां लिखा है, सेक्शन नंबर 24 में लिखा है, जहां पे कुछ लोगों के बारे में बताया जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जिसमें अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स का, एग्जाम नहीं टैक्सेबल गुड्स का, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो इफ इज ऑल बेस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख, ये सेक्शन 24 में नहीं लिखा। इफ इज ऑल इंडिया बेस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 10 लाख, 10 लाख तो वैसे भी एमपी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सही होगा, इन केस ऑफ मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल गुड्स का, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। इसमें से कौन सी चीज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है सर। ये
आपको तीनों पॉइंट जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, कुछ 8-9 पॉइंट थे, मैंने पता है ऐसे 2-2 करके ऐसे आपसे याद करवाया था। लास्ट फ्यूमिगेशन, वेयर हाउसिंग था, टेस्टिंग था, लेबर का सप्लाई कर रहे थे, एग्रो प्लांट एंड मशीनरी का आप रेंट आउट कर रहे थे, वेयर हाउसिंग कर रहे थे, ऐसे सब पॉइंट थे, पता है उसमें ये अगर आपको याद होगा तीनों पॉइंट थे। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का टेस्टिंग कर रहे हो, फार्म लेबर का सप्लाई कर रहे हो और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग कर रहे हो, तो ये केस में आपको एग्रीकल्चर का क्या मिलता था, एग्जम्पशन मिल जाता था। तो ये केस में आपका क्या रहेगा, 1 2 3 दो तीनों के केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगर 4 पे आते हैं, तो मिस्टर नारायण गोयल हैज बुक रूम ऑन रेंट इन सनसाइन होटल। एक कोई होटल है सनसाइन, उसमें रेंट पे रूम लिया है, किसने, नारायण ने, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ लॉजिंग बोर्डिंग वगैरह के लिए लिया है 10 अगस्त को। जीएसटी इज नॉट पेबल, कब जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा बाय मिस्टर नारायण गोयल इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द सेम इज, मतलब कितना, ये चार में से कितना अमाउंट रहेगा वो केस में आपको नारायण गोयल को क्या जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पे एक, अगर आपको पता है, अगर होटल वगैरह में आप रहने जाते हो रेसिडेंट पर्पज के लिए, रहने के पर्पज के लिए, तो वहां पे एक 1000 रुपीज का एग्जम्पशन था। अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 तक हो, मैंने ऐसे याद पढ़ाया था, पता है पहले जब मैं पढ़ता था तभी डिक्लेयर टैरिफ था, अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपीज तक होता है तो आपको जीएसटी नहीं देना। तो यहाँ पे देखो 6000 है, 1000 से ज्यादा जीएसटी देना पड़ेगा, 11000 है जीएसटी देना पड़ेगा, 1500 है जीएसटी देना पड़ेगा, तो 1800 करेक्ट आंसर है जिसमें आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये तीनों केस में आईटीसी किस केस में नहीं मिलेगा। एक सेक्शन आता था 17(5) जिसको बोला जाता था ब्लॉक क्रेडिट। 17(5) का एच क्लॉज क्या बोलता था, एच, एक सेकंड, ABCDEFGH, हाँ एच क्लॉज बोलता था अगर आप फ्री में बाट वगैरह देते हो तो वो केस में क्या हो जाएगा, आपको हम लोग नहीं देंगे क्रेडिट। 17(5) ई क्या बोलता था, ई बोलता था अगर आप कोई कंपोजिशन वगैरह में हो तो आपको हम लोग जो आप इनपुट ले रहे हो उसके ऊपर हम क्या नहीं देंगे, आईटीसी नहीं देंगे। और EFG बोलता था आपका पर्सनल कंजम्पशन के केस में हम लोग आपको क्रेडिट नहीं देंगे। तो तीनों 1 2 3 आंसर सही है। फिर 6 पॉइंट पे आते हैं, सुभाष एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड सप्लायर टैक्सेबल गुड्स। सुभाष एंड कंपनी जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो सप्लाई करती है टैक्सेबल गुड्स, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को करती है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। It need not to issue tax invoice for the goods supplied on 16th of April if the value of goods is less and the recipient does not require tax invoice। एक सेक्शन 31(3)(b) था जो क्या बोलता था कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। अब जब दिन खत्म होगा तब एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इश्यू कर दो। सर 3, हाँ 3 कंडीशन, पहला जो सामने वाला रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा उसको टैक्स इनवॉइस चाहिए नहीं, मतलब 2 कंडीशन तो बता दिया, तीसरा अमाउंट कितना होना चाहिए, अप टू 200 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर अमाउंट 200 रुपए तक है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, डे एंड पे कंसोलिडेटेड इशू कर देना। 7वां पॉइंट, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डैश आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। किसका सर्विस, जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, एग्जम्प्ट है जीएसटी में। तो अगर आपको पता रहेगा रोड ट्रांसपोर्ट पूरा एग्जाम था, 2 उसमें एग्जाम नहीं थे, एक था जीटीए एग्जाम नहीं था और कुरियर एजेंसी एग्जाम नहीं था, करेक्ट है। और इनलैंड वाटरवेज अगर आप कोई गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हो तो एग्जाम था। रोड से क्या एग्जाम था, रोड से सब कुछ एग्जाम था पर जीटीए और कुरियर वाला एग्जाम नहीं था, और इनलैंड वाटरवे में सब एग्जाम था। तो आंसर देखते हैं 1 एंड 2। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले ध्यान से देखो, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट, कौन सा एग्जेम्प्ट है सर, 1 एंड 2, हाँ 1 एंड 2 एग्जाम तो है। फिर 3 एंड 4, 3 एंड 4 क्या था, जीटी और कुरियर एजेंसी, ये तो एग्जाम नहीं है। 1 एंड 4 रोड और कुरियर एजेंसी पॉइंट नहीं बनता है। देखो ये भी एक तरीके से सही है पर ये जो ऑप्शन है वो ज्यादा एक्यूरेट है। जो पहला पॉइंट है रोड एक्सेप्ट 3 एंड 4, एक्सेप्ट 3 एंड 4 मतलब क्या, रोड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, पर 3 एंड 4 का मतलब क्या होता है, 3 मतलब जीटीए और कुरियर एजेंसी को छोड़ के रोड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, और इनलैंड वाटरवेज भी क्या है आपका एग्जेम्प्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ज्यादा। फिर बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। किसका ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के अंदर चेन्नई से लेके गुजरात तक बाय वे ऑफ रेल, अगर रेल से या वेसल से, एक्सेप्ट एयर को छोड़ के अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो इंडिया के अंदर अंदर तो कुछ चीजों में आपको एग्जम्पशन मिलता था, याद है सर, याद है। किस चीजों में मिलता था, पल्सेस में मिलता था, बिल्कुल मिलता था। मिलिट्री इक्विपमेंट में मिलता था, बिल्कुल मिलता था। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऐसी कोई चीज नहीं थी, जैगरी भी ऐसी कोई चीज नहीं थी। जब भी मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, एग्जम्पशन पढ़ा रहा था, तो उसमें ऐसी 8 कैटेगरी थी जिसमें एक रेलवे इक्विपमेंट था, करेक्ट है, जो कि आपका जीटीए के केस में भी क्या था,
बाकी 7 पॉइंट जो है ना वो रेल के लिए भी सेम थे और जीटीए के लिए भी सेम थे। एक पॉइंट था रेलवे इक्विपमेंट, एक रेलवे इक्विपमेंट पॉइंट था जो जीटीए के लिए एग्जाम्पशन नहीं था, ऐसा मैंने पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया तो भूल जाओ। पल्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट से इसके ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगा, इन दोनों के ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। 9th पॉइंट सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जाम। जब हम लोग एग्रीकल्चर वाला एग्जाम्पशन पढ़ रहे थे तो सबसे पहले मैंने वो 8-9 पॉइंट थे एग्रीकल्चर के, वो पढ़ाया था। उसमें एक तो वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, वो एग्जाम था। उसके बाद एक अलग से एंट्री आया था, मैंने बोला था ये कुछ साल पहले अमेंडमेंट आया, मतलब 1-2 साल पहले, मॉड्यूल में अभी तक इटैलिक में लिखा हुआ है। उसमें क्या बोला हुआ था, उसमें ये बोला हुआ था कि अगर आप बहुत सारी चीजों का वेयरहाउसिंग करते हो, मैंने याद कैसे आपको कराया था, मैंने कुछ अजीब सा आपको चीज बताई थी, याद होगी तो। आप दाल चावल खा रहे हो, उसमें फ्रूट ले रहे हो, आप खाना खाने के लिए उसमें मसाले डालोगे, ऐसा सब चीजें मैं बताई थी, याद है। उसके बाद आप क्या नशा करते हो, तो सुपारी खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, ये सब का वेयरहाउसिंग अगर आप करते हो, मैंने ऐसा कुछ एक आपको कोड बताया था वो टाइम पे, मैराथन में अभी तक पड़ा रहेगा। तो वो केस में आपका क्या हो जाएगा, वो उसका वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो उसमें टी था, चाय कॉफी दोनों था, जैगरी भी था, बीटल लीव्स भी था, सुपारी मैंने बोला था खाना खाने के बाद, और प्रोसेस कैश्यू नट ये नहीं था, प्रोसेस कैश्यू नट नहीं था। तो ये 3 आंसर करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। तो आपका आंसर डी करेक्ट है। फिर क्या है, जीएसटी इज नॉट पेएबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब इनमें से कौन से केस में रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जीएसटी नहीं पे करेगा, मतलब इनमें से कौन सा केस आरसीएम में नहीं है, इसमें से मतलब कौन सा केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को अगर आप कोई तरीके का प्रोवाइड करते हो सर्विस, तो रिवर्स चार्ज में वो लोग टैक्स भरते हैं। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। मतलब ये क्या पूछा, कौन से में आरसीएम में टैक्स नहीं भरेंगे, यहाँ पे तो आरसीएम में टैक्स भरेंगे। दूसरा, अगर कोई डायरेक्टर सर्विस देता है, किसको देता है, डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड किसको सर्विस दे रहा है, मिस्टर कृष्णा को दे रहा है। डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड अगर गैलेक्सी लिमिटेड को सर्विस देता तो आपका रिवर्स चार्ज लगता, प्रोवाइडेड टीडीएस आपका 192 में ना कट हो, सैलरी नहीं हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो। पर यहाँ पे तो किसी और को दे रहा है, तो भाई ये केस में तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा भाई, क्यों रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये तो भाई मैंने बोला जब एग्जाम्पशन पढ़ा रहा था, पता है, ये मैंने बोला था एक जनरल पॉइंट है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इसको मैंने स्पेसिफिक पॉइंट में डाला था, एक ये पोस्ट डिपार्टमेंट का सर्विस था, और भी 2-4 तरीके की सर्विस थी। उनको मैंने क्या बोला था, हमेशा गवर्नमेंट खुद भले ही या तो भी फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स भरेगी, तो ये तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। और लास्ट क्या है, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू एसएनएसपी बैंक लिमिटेड। अगर कोई रिकवरी एजेंट बैंक्स को सर्विस प्रोवाइड करता है तो बैंक रिवर्स चार्ज में टैक्स भरता है, करेक्ट है। तो ये केस में रिवर्स चार्ज आएगा। तो 2 एंड 3 आपके करेक्ट आंसर है। 2 एंड 3 कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, Mr. X, a CTP, is not involved in making taxable supply of notified handicraft goods. CTP है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसको क्या नहीं है, जो इन्वॉल्व नहीं है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाने में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू मिस्टर एक्स, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आपको पता है सीटीपी जो होता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, 5 दिन पहले लेना पड़ता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पर उसमें एक एक्सेप्शन था, जब हम सेक्शन 23 पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि अगर कोई सीटीपी है जो क्या करता है, हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में कुछ एग्जाम्पशन दिए हुए थे, करेक्ट है। आपको पर प्रोवाइडेड आपको पेन वगैरह प्रोवाइड करना है, करेक्ट है। तो वो केस में एग्जाम्पशन था। तो इसके केस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला, मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ऐसा थोड़ी है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में सीटीपी को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, कंपलसरी लेना पड़ता है भाई। तो ये आंसर तो गलत है। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। ऐसा कुछ नहीं भाई, 5 दिन पहले कंपलसरी लेना पड़ेगा। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ एनुअल टर्नओवर एक्सीड 40 लाख। नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये भी नहीं है। फिर बात करते हैं, मिस्टर एक्स हैज टू कंपलसरी गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू नॉन रेजिडेंट एनआरटीपी की बात हो रही है। अगर एनआरटीपी को जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है वो वैलिड कब तक रहेगा, फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो अगर आपको पता है एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक आपका एप्लीकेबल होता है, तो सिंपल सी चीज है, 90 दिन। एक ले लो 90 दिन फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और दूसरा जब तक वो सर्टिफिकेट में मेंशन है तो 90 डेज। सिंपल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। कंफ्यूज एग्जाम में हो गए कि 60 था कि 90 था, तो ही आपका खराब लक हो सकता है, बाकी तो सिंपल सादा क्वेश्चन था।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब शेड्यूल 3 की बात चल रही है। शेड्यूल 3 में कौन सी थी, बीसी लेम करके मैंने एक पॉइंट बताया था, बीसी लेम याद है, वो उसमें कवर था। सबसे पहले परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 3 नहीं है। शेड्यूल 1 का पैरा 1 बात करता है ये। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेड्यूल 2 की बात करता है, ये भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, बिल्कुल ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज आपका शेड्यूल 3 में कवर है। और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, ये उसका पैरा 1 है, तो ये आंसर इज 3 and 4, 3 and 4 ऑप्शन डी। 14 पॉइंट आएगा, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा है वो किस किस के लिए यूज हो सकता है, तो आपको पता है सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज हो सकता है, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस के लिए नहीं हो सकता, तो सिर्फ टैक्स के लिए हो सकता है। 15 क्वेश्चन, हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालने का, भाई 1000 बार मैंने बताया, ध्यान से सुनो। आप ये बैठे हो, आपकी तरफ से जो भी आपसे बाहर की तरफ जा रहा है सप्लाई, वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो आएगा, टैक्सेबल कर रहे हो आएगा, नॉन टैक्सेबल कर रहे हो आएगा, एग्जम्प्ट कर रहे हो आएगा। पर आपके पास कोई सर्विस आ रहा है या गुड्स आ रहा है जिसके ऊपर आप टैक्स भर रहे हो, आरसीएम वाला, वो नहीं आएगा। आपके पास आ रहा है उसको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं काउंट करना है, आपकी तरफ से जो जा रहा है वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, करेक्ट है। उसमें जीएसटी वगैरह नहीं आएगा कोई कंपोनेंट, और फिर उसमें क्या इंक्लूड करने का वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, करेक्ट है, ऑन आरसीएम बेसिस एंड इंटरेस्टेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड सेम पे। तो पर एक्सेप्ट इंटरेस्ट रेट सप्लाई थोड़ी होगा, अगर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हो तो भी तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, उसको निकाल दो ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यहाँ तक करेक्ट है। एग्जाम सप्लाई करेक्ट है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस एंड इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ पर्सन कॉम्पिटेड फॉर ईच स्टेट सेपरेटली, सेपरेटली नहीं करना है, एक पेन के ऊपर आपने पूरे टोटल इंडिया में कितना सप्लाई किया है वो काउंट करना है, हर एक स्टेट वाइज नहीं आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकाला। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर ऑल टैक्सेबल इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट and exempt supply of a person having same pen computed each state separately। फिर भाई each state separately नहीं होता, और यहाँ पे तो बहुत सारा गलती भी दिया कि वो excluding value of supply वगैरह नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। aggregate value of all taxable supply ले लो, excluding value of inward supply on which tax is payable by person on reverse charge, करेक्ट है। exempt supply करेक्ट है, export करेक्ट है, और interstate supply करेक्ट है। हैविंग सेम पेन कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, और एक्सक्लूड क्या कर दो, टैक्स को सीजी। विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कितने दिन में पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, जब तुम अप्लाई हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज आप कर दो, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कलीम एंड एसोसिएट्स मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ में उनका बिजनेस बंद हो गया, इसकी वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। इट्स एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज अप्रूव्ड ऑन 14th of September। 14 सितंबर को रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का अप्रूवल मिल गया। इन अ गिवन केस कलीम एंड एसोसिएट इज रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मतलब फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करना होता है, तो उसका देखो 3 मंथ टाइम लिमिट है, 3 मंथ फ्रॉम कैंसिलेशन और 3 मंथ फ्रॉम जो आपका ऑर्डर विच एवर इज लेटर है। यहाँ पे आपका ऑर्डर आया 14 सितंबर को, इधर से 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 14th of December। यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट। फिर 18 पे आता है, ज़ाइलो एंड कंपनी हैज 3 ब्रांचेस इन जालंधर, अमृतसर एंड लुधियाना इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में 3 ब्रांच है, एक जालंधर में है, एक अमृतसर में है और एक लुधियाना में है। अमृतसर और लुधियाना वाला ब्रांच क्या कर रहा है, गारमेंट का सप्लाई करता है, और जालंधर वाला ब्रांच क्या करता है, शूज का सप्लाई करता है। मतलब देखो 2 ब्रांच है, अमृतसर और लुधियाना जो गारमेंट बेच रहे हैं, और जालंधर वाला ब्रांच क्या बेच रहा है, शूज बेच रहा है, ठीक है, शूज का सप्लाई कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लीगली अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले कैसे होता था पता है, जब भी मैं सीए फाइनल में पढ़ रहा था तभी ऐसा था कि आपको एक ही स्टेट में अगर आपकी अलग अलग ब्रांच है तो आप रजिस्ट्रेशन तभी ले सकते हो जब आपका सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है। सेपरेट बिजनेस वर्टिकल का मतलब क्या, दूसरा बिजनेस कर रहे हो, ये जैसे यहाँ पे चप्पल का कर रहा है और कपड़े का कर रहा है। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी कैसा बोला हुआ है कि आपको अपनी हर एक ब्रांच के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना है तो अलग ले लो, नहीं तो आप क्या करो, एक ही ले लो।
समझ रहे हो? या तो एक ही ले लो या अलग-अलग ले लो, साफ-साफ बोल दिया। तो इस केस में अपने को आंसर देना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन। वो क्या कर सकता है, सबको सिंगल रजिस्ट्रेशन ले ले तीनों का फॉर पंजाब, डिक्लेयरिंग एनी वन ऑफ द ब्रांच एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और एक बिजनेस को क्या करे, एक ब्रांच को क्या करे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना दे और दूसरों को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बना दे। करेक्ट है। सेकंड पॉइंट, ज़ाइलो लिमिटेड जो है वो क्या कर सकता है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है। किसके लिए, ईच ऑफ 3 ब्रांच, जो कि है अमृतसर, जालंधर एंड लुधियाना, सबके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले ले, ये भी सही है, ये दोनों कर सकता है, लॉ में कोई ना नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ऑब्टेन वन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर सू बिजनेस एंड अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कॉमन गारमेंट बिजनेस। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, या तो सबके लिए ले लो या किसी के लिए, मतलब तो यहाँ पे आपका 1 एंड 2 क्या है, आंसर सही हो जाएगा 1 एंड 2। फिर 19 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वैलिडिटी क्या होता है, 1 ईयर नहीं, 3 ईयर नहीं, 2 ईयर नहीं, 5 ईयर नहीं। कब तक वैलिड होता है, जब तक आप कैंसिलेशन नहीं कराते या प्रॉपर ऑफिसर आपका कैंसिल नहीं कर देता तब तक वैलिड रहेगा। विद इन हाउ मेनी डेज एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। 30 डेज फ्रॉम सर्विंग ऑफ ऑर्डर, जब आपका ऑर्डर का सर्विस हो जाएगा कैंसिलेशन का 30 डेज। 21 बात करें, कैन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई। क्या वो जो अपने तरफ से सेल कर रहा है उसके ऊपर क्या वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, कोई मारेगा कि नहीं कर सकता भाई, नो। 22nd क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इन केस ऑफ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, टैक्स इज टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में कब टैक्स पे करना पड़ेगा, जीटीए को। देखो अगर वो 5% लेता है तो रिवर्स चार्ज आता है, और 12% लेता है तो फॉरवर्ड चार्ज आता है। करेक्ट है। पर 5% के साथ साथ दूसरा कंडीशन है कि जो रिसिपिएंट है वो आपका स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए, मतलब वो ABCC PFS करके मैंने आपको एक कोड बताया था ना, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो जीएसटी पहले में 12% अगर पे करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। करेक्ट है। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। जीएसटी इज पेएबल एट द रेट 5%, 5% पे जीएसटी पे हो रहा है, एंड फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस। ये फैक्ट्री तो आपका AAPPFS, मेरे को अभी ऐसे मैंने कुछ तो याद करवाया था, याद है उसमें जो F था वो फैक्ट्री का था। तो ये केस में तो RCM लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, यहाँ पे तो अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और रजिस्टर्ड कैजुअल पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन CTP, तो ABPPFS जो था उसमें से C जो था वो क्या था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रिलेटेड था। तो ये केस में सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी में कौन सा सर्विस आपका एग्जेम्प्ट नहीं है, कौन सा सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है, तो देखते हैं। सबसे पहले योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 12AA। ये तो भाई सबसे पहला जो हम लोग ने मॉड्यूल से पढ़ा था क्लास के टाइम, पहला ही यही पॉइंट पढ़ा था कि योगा वाला क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, मतलब पहले सेक्टर में ही ये योगा था चैरिटेबल ट्रस्ट वाले में। तो ये तो आंसर नहीं होगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू रूरल ब्रांच ऑफ बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। मैंने क्या बोला था, अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट क्या करते हैं ये लोग, क्या कराते हैं, इनका काम क्या होता है, बैंक हर जगह पहुंच नहीं सकता बेसिकली, या इंश्योरेंस वाले भी, तो ये क्या करते हैं, बैंक का प्रमोशन करते हैं गांव गांव जाके कि भाई आपको बैंक अकाउंट क्यों खुलाना चाहिए, आपको एटीएम क्यों लेना चाहिए, आपका इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, ये सब काम कराते हैं। तो वो केस में अगर ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अपने रूरल एरिया में बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक को कोई सर्विस देते हैं तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। करेक्ट है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। विच सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, ये आपका हेल्थ वाले सेक्टर में था, तो ये तो एग्जाम्पशन है। तो ये तीनों एग्जाम्पशन है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, नहीं, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी सर्विस देती है तो एक एग्जाम्प्ट होता है। और क्या एग्जाम्प्ट होता है, अगर स्पोर्ट्समैन देता है, करेक्ट, प्लेयर देता है, मतलब कमेंटेटर नहीं था, रेफरी था, एम्पायर था, और 2 और पॉइंट थे, तो ये लोग देते हैं तो एग्जाम्प्ट होता है, कमेंटेटर देता है तो एग्जाम नहीं होता। इसके ऊपर आपके मॉड्यूल में स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है कमेंटेटर के रिलेटेड, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें से कौन सा एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो यहाँ पे जो शेड्यूल 2 का एक पैरा था, पैरा 1 ही था शायद शेड्यूल 2 का पैरा 1 ही था, वो मैंने मर्सिडीज वाला एग्जांपल दिया था, पता है मेरे दोस्त को उसकी शादी के लिए मेरा मर्सिडीज चाहिए था, वो एग्जांपल है। तो इसके केस में अगर आपने अनडिवाइडेड शेयर दिया है, मतलब आपने एक तरीके से रेंट आउट किया है अपना गाड़ी की, तो मैंने एग्जांपल दिया था, कोई गुड्स या फिर ट्रांसफर टाइटल किए बिना अगर आपने अपना गुड्स दिया है उसको यूज करने के लिए, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। डायरेक्ट गुड्स ही ट्रांसफर कर दिया, उसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। और ये केस में भी फ्यूचर में अगर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह जा रहा है तो ये भी आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होता था। तो पहला आंसर जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है।
ये शेड्यूल 2 पढ़ोगे तो समझ जाएगा, एकदम पहला ही पॉइंट है। यहाँ पे ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगा। रमा हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर मंथ का इंफॉर्मेशन दिया है, आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के देना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, जो भी आपकी तरफ से बाहर की तरफ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, करेक्ट है। पर आपके अंदर आएगा वो एग्रीगेट टर्नओवर नहीं होगा, प्लस जीएसटी भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं होगा। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 8 लाख होगा, इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई होगा, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हाँ होगा, पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस, तो ये तो आपका रिवर्स चार्ज में आ रहा है, ये नहीं होगा। तो 8 5 13 प्लस 10 23 23 लाख रुपीज इज करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आता है, पी लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड ऑफिस है, फ्रॉम वेयर इट ऑर्डिनरीली कैरीज आउट अ बिजनेस, जहां से बिजनेस करता है। इट ऑल्सो हैज वेयर हाउस इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। महाराष्ट्र में ऑफिस है, तेलंगाना में वेयर हाउस है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड अंडर जीएसटी का? प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है? तो भाई आप रजिस्टर्ड ऑफिस को भी प्लेस ऑफ बिजनेस बना सकते हो और वेयर हाउस को भी बना सकते हो, कोई ना नहीं है। तो बोथ ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एंड एग्जाम सप्लाई इंक्लूड, एग्जाम सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? तो 3 चीजें इंक्लूड होती है। अगर कोई ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर नील रेट है, कोई ऐसी सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल है, या ऐसी सप्लाई जो हुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो ये 3 सप्लाई मैंने जब एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ा रहा था तो सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ाया था, एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन। तो यहाँ पे तीनों कवर हो जाएगा बेसिकली। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? इसमें से कौन सा सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी में से? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वो वाला एग्जेम्पशन था ना, कौन सा वाला सर, जहां पे आप क्या कर रहे हो, फोक या क्लासिकल सर्विस, क्लासिकल डांस, म्यूजिक या थिएटर, डांस म्यूजिक या थिएटर परफॉर्म कर रहे हो और आपका कंसिडरेशन अप टू 1.5 लाख है और आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हो, फोक या क्लासिकल डांस, म्यूजिक या थिएटर का परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपका अमाउंट 1.5 लाख है और आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो। तो सबसे पहला क्या, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट, यहाँ तक सही है, क्लासिकल आर्ट है। फॉर्म ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, नहीं, सिर्फ डांस म्यूजिक थिएटर, डांस म्यूजिक थिएटर, तो ये ऑप्शन गलत है। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन मॉडर्न आर्ट, नहीं, क्लासिकल या फोक आर्ट, तो ये ऑप्शन गलत है। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट सही है। म्यूजिक डांस थिएटर सही है। विथ कंसिडरेशन एक्सीडिंग 1.5 लाख, नहीं, गलत है, कंसिडरेशन 1.5 लाख तक होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, इसमें से किसका एग्जाम नहीं है? मतलब अगर आप किसमें एडमिशन लोगे तो उसके टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। म्यूजियम में जीएसटी नहीं लगेगा। एडमिशन टू इज नॉट एग्जाम, मतलब किसमें लगेगा जीएसटी, कौन सा एग्जाम्प्ट नहीं है? म्यूजियम तो एग्जाम्प्ट है, तो इसके ऊपर तो लगेगा। नेशनल पार्क पे भी लगेगा, टाइगर रिजर्व पे भी लगेगा। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट वेयर द एडमिशन टिकट कॉस्ट 600 पर पर्सन, अगर 500 रुपया पर पर्सन कॉस्ट होता ना तो नहीं लगता जीएसटी, पर 600 रुपया है तो जीएसटी लगेगा, ये करेक्ट आंसर है। लास्ट पॉइंट, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब आपने एक बार सप्लाई कर दिया उसके बाद आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब इसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बोलते हैं, करेक्ट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बोलते हैं। इसको आपका डिडक्शन कभी मिलेगा, 15(3) सेक्शन बात करता है इसके बारे में। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब पहले से डिसाइड होना चाहिए कि मैं बाद में डिस्काउंट देने वाला हूँ। दूसरा, इनवॉइस के रिलेटेड होना चाहिए और प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, करेक्ट है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका डिस्काउंट का रिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला एग्रीमेंट वाला पॉइंट करेक्ट है कि पहले बिफोर या एट सप्लाई एग्रीमेंट था, इनवॉइस के रिलेटेड है, लिंक टू इनवॉइस है, और तीसरा रिवर्स हो रहा है प्रोपोर्शनल आईटीसी, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आपका डी आंसर बोथ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसिपिएंट नीड्स टू add input tax credit availed by him टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो रिसिपिएंट है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा क्रेडिट उसके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। तो आपको पता रहेगा, अगर एक प्रोविजन था सेक्शन 16 में जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आप 180 दिन में पेमेंट नहीं करते, 180 डेज में पेमेंट नहीं करते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट जो पहले ले लिया था आपने, अवेल कर लिया था, वो आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट ऑफ 18%। तो यहाँ पे देखते हैं कि पेमेंट ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन
विदिन 45 डेज, ऐसा कुछ नहीं था। इफ पेमेंट फॉर सप्लाईज अंडर FCM इज नॉट मेड द सप्लायर विदिन 90 डेज, ऐसा कुछ नहीं था। इफ पेमेंट फॉर सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज नॉट मेड टू सप्लायर विदिन 180 डेज, यस ये था, और 1 ईयर कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST। अगर आपका CGST में कैंसिलेशन का रिवोकेशन होता है तो वो शाल बी डीम टू बी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ SGST। बिल्कुल, मतलब अगर आपका CGST एक्ट में जो पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो रिवोक हो चुका है, मतलब अभी वापस आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो क्या ऑटोमेटिकली SGST में या UTGST में मिल जाएगा, या फिर मतलब एक दूसरे का वो क्या बोलते हैं वाइस वर्सा हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा डिमिंग प्रोविजन हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST shall be deemed to be cancellation of SGST, yes sir, हो जाएगा, डिमिंग प्रोविजन है। थर्ड पॉइंट, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST shall not be deemed to be, ऐसा नहीं है भाई, हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट shall not be, नहीं, मतलब 1 और 2 करेक्ट है, क्योंकि एक जगह पे आपका कैंसिलेशन होता है या रिवोकेशन होता है तो दूसरी जगह पे आपका ऑटोमेटिकली वो इम्प्लाई हो जाएगा। 33 पे आता है, इफ द गुड्स आर रिसीव इन लॉट्स, भाई बहुत सिंपल है। फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 16(2) क्या बोलता है कि अगर आपको गुड्स लॉट में रिसीव होते हैं तो जब आपको लास्ट लॉट मिल जाएगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, तब आप ITC ले सकते हो, उससे पहले आप नहीं ले सकते। फॉर बैंकिंग कंपनी यूजिंग इनपुट एंड इनपुट सर्विस पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई, सेक्शन 17(4) किया था, याद करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो बैंकिंग कंपनी के लिए क्या फैसिलिटी दिया हुआ है, बोला हुआ है या तो आप वो रूल 42 43 जो भी चल रहा है नाटक वो ले लो, या फिर हम आपको ज्यादा तंग नहीं करते, आप सिंपल सा काम करो, 50% जो भी आपका इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स पे जो क्रेडिट बनता है वो ले लो, 50% छोड़ दो। ठीक है, साल में जब ले रहे हो ये फैसिलिटी तो पूरे साल लेना पड़ेगा, पर अगर आपकी ही कोई ब्रांच से आप कोई सप्लाई ले रहे हो जिसके ऊपर कोई क्रेडिट है तो उसका हम 100% दे देंगे, ऐसा कुछ बोला था। ITC शैल बी कंपल्सरी रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई। जो ITC है वो कंपल्सरी रेस्ट्रिक्ट होगा, कितना रेस्ट्रिक्ट होगा, टैक्सेबल सप्लाई तक रेस्ट्रिक्ट होगा, बिल्कुल पर्सनल के मतलब अगर एग्जेम्प्ट करोगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, 50% ऑफ टैक्स एलिजिबल ITC ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड सर्विस शाल मैंडेटरीली टेकन इन मंथ एंड रेस्ट शाल लैप्स। आप क्या करो, 50% मैंडेटरी ले लो और 50% छोड़ दो, सही है। तो बैंकिंग कंपनी कैन ऑप्ट बोथ A एंड B, यस सर, ये दोनों जो है वो ऑप्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब ये पहले में तो क्या लिखा हुआ है कि आप टैक्सेबल जितना सप्लाई है ना, जितना टैक्सेबल सप्लाई है उतना क्रेडिट ले लो, बचा हुआ छोड़ दो। मतलब एग्जाम का तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, मतलब आपने ऐसा क्रेडिट यूज किया है किसके लिए, टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए यूज किया, उतना क्रेडिट मिलेगा। जो एग्जाम करने के लिए यूज किया है वो आपको वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। 35, सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द GST कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ गुड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। द सप्लायर कैन, क्या कर सकता है, मतलब सप्लायर ने क्या किया है, कोई कैपिटल गुड्स लिया है, उसके कॉस्ट के ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन ले लिया है, तो सप्लायर क्या डेप्रिसिएशन ले सकता है, क्या ऑप्शन है, अवेल 50%। भाई कोई डेप्रिसिएशन नहीं ले सकता, मैंने सिंपल बोला था आपको, या तो आप डेप्रिसिएशन ले लो या फिर आप क्या ले लो, ITC ले लो, दोनों नहीं ले सकते। जनरली क्या होता है, जो इनकम टैक्स में GST में रजिस्टर्ड होता है वो ITC लेना प्रेफर करता है, क्योंकि ITC एक साथ पूरा मिल जाता है, डेप्रिसिएशन पार्ट मिलेगा। अगर वो कोई GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ले लेगा, डेप्रिसिएशन ले लेगा, नहीं तो ITC ले लेगा। अगर आपने पहले डेप्रिसिएशन ले लिया तो अभी आपको ITC नहीं मिलेगा। तो आपने क्या, नॉट अवेल द सेड टैक्स कंपोनेंट, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया तो आपको ITC नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 1 लाख का कोई समझो मशीन है और उसके ऊपर 18,000 रुपये GST है, तो ये 18,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। 1 लाख पे तो आप डेप्रिसिएशन लोगे ही, वहां पे कोई रोक नहीं है, सिर्फ टैक्स कंपोनेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। फिर वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। वेयर हाउसिंग के लिए एक तो नॉर्मल एंट्री जो एग्रीकल्चर की है उसमें वेयर हाउसिंग का पॉइंट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसके बाद एक अलग से भारी सा वेयर हाउसिंग का एंट्री जिसमें बहुत सारी चीजों का वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो राइस का वो सेकंड एंट्री में एग्जेम्प्ट है। फिर बात करें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी वहां पे है, जैगरी भी वहां पे है, कॉफी भी वहां पे, तो 1 2 3 4 इज करेक्ट ऑप्शन। मैं फास्ट जा रहा हूँ, जानबूझ के जा रहा हूँ। देखो भाई आपका टाइम सेव होगा, कम से कम टाइम में सब कुछ कवर कर लो, क्योंकि आपके आंखों से आगे चला जाएगा ना, और इसमें से चांस है 1 2 आ सकते हैं भाई, क्योंकि ये पूरा शीट इंस्टीट्यूट ने मेहनत करके इश्यू किया है, तो भाई पूछ सकते हैं। तो मैं जानबूझ के फास्ट जा रहा हूँ, ऐसा मैं आराम से धीमे धीमे जा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर फास्ट जाने से फायदा क्या होगा कि आपके सब आंखों से बहुत फास्ट निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसीव इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट टू सप्लाई। मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस है,
इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, कंसिडरेशन नहीं है, सर्विस है, तो इसमें कौन सा सप्लाई बनेगा? तो अगर आप ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, चारों में इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो याद करो एक ही आदमी आता है शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 का पैरा 4 या एंट्री 4 जो भी बोलो, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भले ही कंसिडरेशन नहीं है पर हम क्या कर लेंगे, हम उसको सप्लाई मान लेंगे, पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला वो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए और दूसरा बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो सब में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बिजनेस भी सब में सेटिस्फाइड हो रहा है। अभी अपने को सिर्फ एक चीज देखना है कि रिलेटेड पर्सन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए। देखो, रिलेटेड पर्सन में जो आपका फैमिली होता है वो आपका रिलेटेड माना जाता है, पर फैमिली का मतलब क्या है? आपको, आपका स्पाउस और चिल्ड्रन आपके हमेशा फैमिली है। इसके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर आपके तभी फैमिली है जब वो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट है। तो सन तो हमेशा फैमिली है, तो ये केस में तो आपका सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर, ब्रदर से सप्लाई लिया है, वेल सेटल्ड इन जर्मनी, उसका भाई वेल सेटल है जर्मनी में, तो मतलब डिपेंडेंट नहीं है, तो ये केस में आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर, होली डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट है तो ये आपका रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा, रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा तो सर्विस मान लिया जाएगा। चौथा पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर, होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया, उसके ऊपर होली डिपेंडेंट है। वैसे भी डॉटर है तो उसका चाइल्ड है, तो वैसे भी ये क्या मान लिया जाएगा? तो 1 3 4, 1 3 4 कहाँ है? ऑप्शन बी इसका। 38 के ऊपर आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 1 और 2 ऑफ CGST एक्ट सबसेक्शन, मतलब सेक्शन 10(1) और 10(2). 10(1) 10(2) में कौन सा कंपोजिशन लेवी है? सप्लाई ऑफ गुड्स का, गुड्स का कंपोजिशन लेवी है, जो पहले से था, जिसमें रेस्टोरेंट सर्विस आता है, करेक्ट है। वो वाला आपका कंपोजिशन लेवी की बात हो रही है। सर्विसेज वाला जो 10(2) में है वो नहीं। इवन दो देयर एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, मतलब इनका 1.5 करोड़ टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रहा है, फिर भी ऐसा कौन आदमी है जो आपका सब कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता गुड्स वाला? तो सबसे पहले रेस्टोरेंट सर्विस वाला ये ले सकता है, ये ले सकता है, तो ये आंसर सही नहीं है। आंसर में ये पूछा कि कौन नहीं ले सकता? पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, उसमें मार्जिनल अमाउंट का इंटरेस्ट या फिर जो भी चलता था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो छोटा मोटा अमाउंट है, ये सर्विस का कंपोनेंट है, फिर भी यहाँ पे चलेगा, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ कवर नहीं होगा। थर्ड, पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, तो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग होता तो ये नहीं ले सकता था। 4 प्रोडक्ट थे, पता है, एरेटेड वाटर, टोबैको, आइसक्रीम और एक क्या था, पान मसाला। ये 4 प्रोडक्ट, नोटिफाइड प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरर होगा तो वो कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता, ट्रेडर ले सकता है। और चौथा पॉइंट, पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम, ये सिर्फ सर्विस का काम करता है, तो ये 10(2)A वाला ले सकता है, यहाँ पे नहीं ले सकता, तो ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 39, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी क्या बताओ? देखो सिंपल सी बात है, डेट ऑफ पेमेंट ले लो और इनवॉइस की डेट से 60 दिन ले लो, दोनों में से अर्लियर है वो आपका क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डज नॉट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9(3) के हिसाब से कौन से सर्विस है जो आरसीएम में कवर नहीं होगा? सबसे पहले सप्लायर है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, रिसिपिएंट है बिजनेस एंटिटी, आरसीएम आएगा। सप्लायर है कोई भी आदमी, रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म है, सर्विस कौन सी है? स्पॉन्सरशिप सर्विस है। स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में सिर्फ रिसिपिएंट देखा जाता है, अगर रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो आपका आरसीएम आ जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। फिर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी आरसीएम आएगा, तो चौथा पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका? आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर है? सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर्स प्रोवाइडेड टू रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ये केस में जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में क्या होता है पता है? जो रिसिपिएंट होता है वो बॉडी कॉर्पोरेट होता है और सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होता है, तो यहाँ पे उल्टा लिखा है, तो ये वाले केस में आपका क्या लग जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। फिर 41 पे आते हैं, कौन से सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में? सबसे पहले एडमिशन टू सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट 550 पर पर्सन, अगर 500 रुपया होता सर्कस तो जीएसटी नहीं लगता, 550 है तो जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी बिल्कुल लगेगा। सर्विस बाय ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, अगर बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया में हेल्ड हो रहा है उसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजर सर्विस दे रहा है किसी को, तो ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट क्या बनता है? ये आपका ये एग्जाम नहीं होगा, मतलब ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, तो कौन सा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा? ये अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है जो इंडिया में लोकेटेड है और वो सर्विस दे रहा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है।
गला रह गया यार। क्वेश्चन नंबर 42, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल यूज फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड। आईटीसी और मोटर व्हीकल यूज फॉर मेकिंग, अगर क्या मोटर व्हीकल से आप कर रहे हो तो उसका आईटीसी आपको अलाउड हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए, अगर मोटर व्हीकल, सबसे पहले ये कंडीशन देखी जाती है कि पैसेंजर कितने, अगर 13 से ज्यादा है, वो 13 में ड्राइवर भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है, तो आपको क्या क्रेडिट मिलेगा, प्रोवाइडेड आपका स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो आपको पूरा आईटीसी मिल जाएगा, कम है तो मिलेगा, पर स्पेसिफाइड पर्पज में क्या होना चाहिए, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपका वही बिजनेस है, मतलब एक तरीके से गाड़ी खरीदते हो आगे बेच देते हो, या फिर चौथा है आप गाड़ी सिखाते हो, तो ये केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से मिल जाएगा क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का कर रहे हो मिल जाएगा, गाड़ी सिखा रहे हो, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मिल जाएगा। तो 1 2 3 तीनों का मिल जाएगा। 42 हो गया। 43 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कौन सा पर्सन है जिसको जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना जिसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले, पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल इंट्रास्टेट सप्लाईज, टैक्स ऑन विच इज टू बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर 9(3). मतलब ये केस में अगर आपको पता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन कौन सा आ जाएगा, सेक्शन नंबर 24 आ जाएगा। सबसे पहले 24 में कुछ लिस्ट दी हुई है जो मैंने एक कोड बना के दिया था, उनके केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पर कुछ एग्जम्पशन भी है कि कुछ लोग नहीं करेंगे तो चल जाएगा। उसमें पहला एग्जम्पशन ये है कि आप जो हो वो ऐसी सर्विस देते हो जिसमें हमेशा सामने वाला ही है जो रिवर्स चार्ज में टैक्स भरता है, जैसे एडवोकेट हो गया, वो केस में आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। पर्सन मेकिंग इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख, अगर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हो तो आपको टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। पर सर्विस वालों को छूट दे दिया, बोला कि अगर आपका नॉर्मल जो लिमिट होता है ना 20 लाख तक है तो भाई टेंशन मतलब उससे ज्यादा होगा तो रजिस्ट्रेशन करा देना। फिर है पर्सन मेकिंग सप्लाई सर्विस थ्रू ईसीओ, ईसीओ वाला पॉइंट भी यहाँ पे कवर है, अगर टर्नओवर अप टू 20 लाख रुपीज तक है तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट जो चौथा है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। गुड्स का या सर्विस का दोनों का आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन या अदर पर्सन, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लास्ट 44 क्या है, एनआरटीपी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। एनआरटीपी और सीटीपी का आपको पता रहेगा 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एडवांस में 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एस्टिमेशन बेसिस पे टैक्स लाइबिलिटी पे करना पड़ता है, तो एटलीस्ट 5 डेज प्रायर। 45th रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू सीटीपी और एनआरटीपी विल बी वैलिड फॉर। सीटीपी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड होता है, एक तो 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और दूसरा जितना रजिस्ट्रेशन में जो डेट मेंशन है वहां तक विच एवर इज अर्लियर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। तो पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ए बी और 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों में से अर्लियर पर आते हैं। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एनबीएफसी, अगर कोई एनबीएफसी टैक्सेबल सप्लाई करता है तो इनवॉइस कितने टाइम में इश्यू होना चाहिए, भाई बेसिक सा क्वेश्चन है। 45 डेज, जनरली 30 डेज होता है, बैंकिंग एनबीएफसी वगैरह के केस में कितना 45 डेज होता है। 47 क्वेश्चन, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस का एग्जांपल याद करो, मैं साड़ी देने गया था दूसरे सिटी में, यहाँ साड़ी बेचने के लिए, मैं वो आंटी लोगों को क्या बोलता हूँ, आपको 3 साड़ी चाहिए 10 में से, अभी के लिए आप क्या करो 10 का 10 रख लो, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, मेरे को आपके ऊपर विश्वास है, बची हुई मैं क्या कर लूंगा आपसे रिटर्न कर दूंगा, और जितनी चाहिए वो आप ले लेना। मेरा पर्पस क्या था कि भाई उनके पास साड़ी रहेगा तो उनका मन ललचाएगा और ज्यादा सेल हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये केस में इनवॉइस कब तक आपको इशू, ऐसे केसेस में आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है, तो इनवॉइस इशू करने का क्या, जब वो सप्लाई हो गया वो डेट ले लो, या फिर जब मेरी फैक्ट्री से गुड्स निकला था 6 मंथ तक, दोनों में से अर्लियर डेट है वहां तक क्या माना जाएगा, इनवॉइस आपको इश्यू कर देना पड़ेगा, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस माना जाएगा। तो सबसे पहले बिफोर और दैट टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट, या फिर 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48 invoice shall be prepared in dash in case of taxable supply of goods and in dash in case of taxable supply of services। कितने में मतलब कितनी कॉपी बनानी है, तो गुड्स के केस में आपको कितनी 3 बनानी रहती है। प्राइमरी कॉपी जो फर्स्ट कॉपी रहती है ओरिजिनल रेसिपिएंट के पास जाती है, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास जाती है, ट्रिप्लीकेट आपके पास रहती है, करेक्ट है। और सर्विस के केस में ट्रांसपोर्टर तो होता ही नहीं है, तो डुप्लीकेट चाहिए रहती है, ओरिजिनल रेसिपिएंट के पास जाती है, डुप्लीकेट आपके पास रहती है। तो यहाँ पे आपका ट्रिप्लीकेट रहेगा गुड्स के केस में और सर्विस के केस में डुप्लीकेट रहेगा।
49 के ऊपर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट व्हाइल डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। जब हम सेक्शन 49 पढ़ रहे थे तभी अपने को देखा था कि अपन ने कि अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है तो आप सबसे पहले किसके लिए यूज करोगे वो अमाउंट, और बाद में किस किस के लिए करोगे। तो सबसे पहले कोई प्रीवियस ड्यूज है तो उसको क्लियर कर लो, उसके बाद करंट ईयर की ड्यूज क्लियर कर लो, उसके बाद कोई डिमांड वगैरह आया है तो वो क्लियर कर लो। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस टैक्स पीरियड की क्या करनी है, ड्यू क्लियर कर देनी है। 50 पे आते हैं द ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपका 3 महीना ले लो, 2 कैंसिलेशन से और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच इज अर्लियर, थर्ड whichever is later sir, within 3 month कैंसिलेशन से और 3 मंथ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन whichever is later। ऊपर अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था। 51 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिलेटिव की डेफिनेशन है रिलेटेड पर्सन की, उसमें जो फैमिली वाला पॉइंट है उसके ऊपर सवाल है। तो फैमिली में क्या होता है, आपका स्पाउस, आपके चिल्ड्रन हमेशा आपके रिलेटिव है पहला, उसके बाद आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, तब आपके रिलेटिव होते हैं अगर आपके ऊपर होली डिपेंडेंट होते हैं। करेक्ट है। तो ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन, गलत है। कंसिडर होंगे अगर आपके ऊपर होली डिपेंडेंट रहेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन, नहीं। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंडसन। बराबर है, अगर सिर्फ वो अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर पे होली डिपेंडेंट है तो वो आपके क्या माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे। और चौथा जीएसटी में रिलेटिव, नहीं तो भाई ऐसे ही रिलेटिव रहेंगे। जीएसटी में ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो कि आपका जीएसटी में नहीं है, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, जो पहले लगता था वही लगता है, स्टेट एक्साइज भी लगता है और सेंट्रल वैट सीएसटी भी लगता है, या वैट टैक्स जो भी। इंटर के केस में सीएसटी लगेगा, इंट्रा के केस में वैट लगेगा, और मैन्युफैक्चर के टाइम आपका एक्साइज लगेगा। मिस्टर ए हैज टैक्स इनवॉइस dated this date of service received by him, its ITC is lost if its ITC is not availed on or before। कब तक अगर आपने ITC अवेल नहीं किया तो आपका वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये केस में ड्यू डेट क्या था, वो घिसा पिटा ड्यू डेट जो हर जगह आ रहा है। अगले साल का सितंबर मंथ का ड्यू डेट मतलब 20th ऑफ अक्टूबर, 3B का अगले साल का सितंबर, और एनुअल रिटर्न का जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया वो वाला डेट। तो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या होता है, 31 दिसंबर होता है, पर 31 दिसंबर नहीं लेना है अपने को जब उस एनुअल रिटर्न आपने फाइल कर दिया। तो उसका ऑप्शन डी करेक्ट है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर जो कि आपका 20th ऑफ अक्टूबर होगा, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। 54 क्या बोलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस किस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं मिलेगा आईटीसी। membership of a club provided by the employer to its employees as per company's internal policy। सेक्शन 17(5)(b) बात करता है इस रिलेटेड। क्या बोला है कि आप क्या कर रहे हो, मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हो क्लब का, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, पर अपनी इंटरनल पॉलिसी के तहत कर रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता तो मिल जाता क्रेडिट, नहीं ये केस में भी नहीं मिलेगा। और ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हैं, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को होम ट्रैवल कंसेशन के लिए, घूमने के लिए दे रहा है, जॉब के रिलेटेड नहीं दे रहा, तो यहाँ पे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो तीनों केसेस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। 55 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स। इसमें से कौन सा गुड्स नहीं माना जाएगा। तो गुड्स का जब हम लोग 252 डेफिनेशन देखते हैं तो गुड्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होता है, पर उसमें दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी, पहला मनी नहीं होगा, दूसरा सिक्योरिटी नहीं होगा, पर एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप ग्रास वगैरह ऐड होगा। करेक्ट है। तो ये केस में जो आपका 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹100, ये क्या मनी माना जाएगा, क्या ये मनी नहीं माना जाएगा। जब मनी का डेफिनेशन देखा था तब उसमें लिखा था कि जनरली मनी जो अभी चल रहा है, ये कोई पुराना कॉइन है जो अभी एंटिक है जिसका वैल्यू 100 रुपया है, तो ये आपका मनी नहीं माना जाएगा, तो ये गुड्स माना जाएगा, बिल्कुल गुड्स माना जाएगा। पर क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा गुड्स नहीं माना जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी ये सिक्योरिटी है, तो ये आपका गुड्स नहीं माना जाएगा। लॉटरी टिकट एक्शनेबल क्लेम आ जाता है, तो एक्शनेबल क्लेम आपका गुड्स माना जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 56 के ऊपर आता है, मिस्टर राम अ ज्वेलर डिजाइनर अंडर जीएसटी इन मुंबई वांट टू सेल द ज्वेलरी इन ट्रेड एक्सपो हेल्ड इन दिल्ली। कहाँ का है, मुंबई का है, दिल्ली उसको जाना है, कोई ट्रेड का कोई एग्जीबिशन टाइप लगा हुआ है उसमें बेचने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये केस में ये क्या है, इसका मेन बिजनेस कहाँ पे है, मेन बिजनेस मुंबई में है। प्रिंसिपल बिजनेस रजिस्टर्ड कहाँ पे है, प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में। दिल्ली में कुछ टेम्पररी पर्पज के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे उसको एज ए सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। करेक्ट है। सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना है तो 5 दिन पहले ले लो,
एडवांस में टैक्स लाइबिलिटी पे कर दो, 90 डेज तक सर्टिफिकेट, वो सब वाले केस। ठीक है, सबसे पहले ही नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज ए सीटीपी, तो ये तो ट्रू है, अपने को फॉल्स बताना है। ही नीड्स टू पे एडवांस टैक्स, बिल्कुल भरना पड़ेगा। ही नीड्स टू मैंडेटरी हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, क्या दिल्ली में इसका मैंडेटरी बिजनेस का प्लेस होना चाहिए, ऐसा कुछ है? अगर होता तो भाई मैं कैजुअल पर्सन क्यों बनता? तो ये ऑप्शन गलत है, तो फॉल्स कौन सा है? ऑप्शन सी। डी क्या बोलता है? ही नीड्स टू फाइल GSTR 1 और GSTR 3B फॉर दिल्ली दिल्ली GST नंबर फॉर द मंथ व्हेन ही इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। करेक्ट, GSTR 1 और GSTR 3B दोनों भरना पड़ता है सीटीपी को। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर द GST? एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है? वो वाली सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल है, वो वाली सप्लाई जो होली एग्जाम्प्ट है, वो वाली सप्लाई जिसके ऊपर नील रेट है। सेल ऑफ लिकर, अगर ये अल्कोहलिक कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो ये तो नॉन टैक्सेबल है, आउट द स्कोप ऑफ GST है, तो ये भी कवर हो जाएगा। सप्लाई ऑफ हेल्थ कवर होली एग्जाम्प्ट है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये भी आपका एग्जाम्पशन में पढ़ा था हम लोग ने, वो फार्मर वगैरह को देते थे ना ये लोग, तो ये केस में 1 2 3 सब कवर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पशन फॉर हेल्थ केयर? एलोपैथी कवर है, यूनानी कवर है, सिद्धा कवर है। ये जितने भी आपको पता है ना ऑलमोस्ट सब कवर है, सिर्फ एक वर्ड ये ध्यान रखना जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, रेकी। रेकी जो है वो कवर नहीं है, रिकॉग्नाइज सिस्टम है, अगर कोई रेकी का सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर GST लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट? इसमें से कौन सा सर्विस हेल्थ केयर सर्विस में एग्जेम्प्ट होगा जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है? सबसे पहला, केमिस्ट शॉप इन हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज। मेडिसिन कब एग्जेम्प्ट होगा? तभी वो एक पूरा कंपोजिट सप्लाई होगा जिसमें डॉक्टर ने उसका इलाज किया, उसको दवाई दिया, उसको ट्रीटमेंट दिया, वो सब अगर उसमें मेडिसिन भी है तो एग्जाम्प्ट होता है। अगर पब्लिक एट लार्ज को आपको मेडिसिन दे रहे हो तो एग्जाम नहीं होगा। फूड सप्लाइड फ्रॉम आउटसोर्स कैंटीन टू इन पेशेंट एज पर डाइट प्रिस्क्राइब बाय हॉस्पिटल डाइटिशियन, ये सही है। अगर कोई हॉस्पिटल में कोई डाइटिशियन है, वो पेशेंट को कोई क्या बोलता है कि इस हिसाब से तेरे को क्या करना है, ये खाना खाना है, उस हिसाब से ही के कोई आउटसोर्स कैंटीन से आपको खाना आता है उसका पेमेंट कर रहे हो, ये कवर था, GST इसके ऊपर नहीं लगेगा। फूड सप्लाइड फ्रॉम आउटसोर्स कैंटीन इन द हॉस्पिटल टू द विजिटर और अटेंडेंट ऑफ पेशेंट, अगर विजिटर या पेशेंट के अटेंडेंट को खाना देते हैं उसके ऊपर GST लगता है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। और एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर अस्थमा पंप, ये तो भाई एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, इसमें कौन सा एग्जाम्पशन है? इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर आते हैं, इन केस ऑफ फॉलोइंग गुड्स और फॉर ₹5 लाख फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। एडवांस कब मिला, इनवॉइस कब इश्यू हुआ, गुड्स कब रिमूव हुए, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? गुड्स रिमूव हुए हैं तो इसका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा? जब गुड्स रिमूव हो गए 25 अप्रैल, तो ये केस में टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) क्या बताता है? डेट ऑफ दो चीजों में से जो अर्लियर डेट है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो अर्लियर होता है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है, तो 15 अप्रैल आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 बोलता है कि अभी आपको एडवांस के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई काउंट नहीं करना है। ठीक है, 61 क्या बोलता है क्वेश्चन? शाम लिमिटेड इज रिसीविंग लीगल सर्विसेज फ्रॉम लॉयर मिस्टर ज्ञान। मिस्टर ज्ञान एक लॉयर है, शाम एक पर्सन है, लिमिटेड है तो मतलब बिजनेस एंटिटी है, ये क्या कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज ले रहा है, तो रिवर्स चार्ज में शाम क्या करेगा? टैक्स भरेगा। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शाम लिमिटेड एक्सीड करता है 40 लाख रुपया। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेमेंट इनवॉइस एटसेट्रा इज एज फॉलोज, कुछ डिटेल्स दी हुई है। इनवॉइस इश्यूड बाय मिस्टर ज्ञान ऑन 15 अप्रैल, इनवॉइस कब इश्यू हुआ है? 15 अप्रैल को इश्यू हुआ है। पेमेंट कब रिसीव हुआ है? 5 मई को रिसीव हुआ है। और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट कब एंटर किया है? 1 मई में किया है। तो ये केस में आपका क्या डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? देखो 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, करेक्ट, इनवॉइस की डेट के आगे 60 डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आपका क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है? ये दोनों में से अर्लियर, पेमेंट कब रिसीव हुआ और बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंटर किया, दोनों में से अर्लियर, तो 1 मई और 5 मई, तो यहाँ पे पहले में 1 मई आ जाएगा। और दूसरा, इनवॉइस इश्यूड बाय मिस्टर ज्ञान ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद आप 60 डेज काउंट कर लो, तो ये ऑब्वियस सी बात है 1 मई के तो बाद ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 मई। 62 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2). 10(1), 10(2) में गुड्स वाला कंपोजिशन स्कीम मिलता है 1.5 करोड़। ठीक है, मेसर्स ABC लिमिटेड फर्म सेलिंग गारमेंट अहमदाबाद हैविंग एनुअल टर्नओवर 78 लाख, गुड्स का सप्लाई कर रही है, गारमेंट बेच रही है, 78 लाख 1.5 करोड़ से भी कम है, अहमदाबाद में है। ठीक है, और एनुअल टर्नओवर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कंपोजिशन में भी मिलेगा।
नेक्स्ट आते हैं स्टार्टअप कंपनी ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹98 लाख। स्टार्टअप कंपनी है जो क्या करिए रेस्टोरेंट सर्विस दे रही है। तो आपको पता है गुड्स में एक सर्विस आपका अलाउड होता है जो कि रेस्टोरेंट सर्विस है, 1.5 करोड़ से कम है, इसको भी मिलेगा कंपोजिशन स्कीम, कोई टेंशन नहीं। कुरियर सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग सोली इन मुंबई हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 90 लाख। ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ओनली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपका 90 लाख टर्नओवर है तो आपको 10(2)A में मिलेगा, 10(1) और 2 में नहीं मिलेगा। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट तो ग्रोसरी आइटम है और टर्नओवर भी 1.5 करोड़ से कम है तो उसको मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, assuming that all the activities given below are undertaken for consideration, हर एक जो एक्टिविटी है इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस चाहिए? तो मतलब क्या हो सकता है, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है या ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों नहीं होगा। मतलब क्या शेड्यूल 3 का ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से अपने को बताना है कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। सबसे पहले रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो ये तो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एन एम्प्लॉय एग्रीइंग टू नॉट टू वर्क फॉर द कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर लिविंग द करंट एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका बेसिकली वो क्या होता है, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट वगैरह सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, तो ये भी नहीं रहेगा। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन ऑब्वियस बात है सर्विस है। प्रोविजन ऑफ सर्विस दे रहा है, कौन एम्प्लॉय दे रहा है, किसको, एम्प्लॉयर को दे रहा है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ये केस में क्या हो जाएगा, ये डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा क्योंकि ये शेड्यूल 3 में कवर है, पहला ही ट्रांजेक्शन है। ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड फॉर 2,55,000 एंड चार्ज जीएसटी। जेड लिमिटेड ने गुड्स बेचा है वाई लिमिटेड को, अमाउंट है 2.55 लाख और जीएसटी चार्ज किया है उसका 18%। हाउएवर ओइंग टू सम डिफेक्ट, ये गुड्स जो बेचे उसमें कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से ये गुड्स क्या कर दिए गए, रिटर्न कर दिए गए और सामने वाले ने डेबिट नोट इश्यू किया है। ठीक है सर। Z लिमिटेड रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ गुड्स इशूइंग अ क्रेडिट नोट, इसने क्रेडिट नोट अपना रिकॉर्ड कर दिया है ऑफ 40,000 प्लस जीएसटी इन द सेम मंथ। देखो क्रेडिट नोट डेबिट नोट का क्या कंसेप्ट रहता है, अगर उसी मंथ आ गया तो उसी मंथ की लायबिलिटी से आपको एडजस्ट कर देना है, नहीं तो जब आएगा तब करना है। ये साल के तो तुमको ये मंथ के तो एज इट इज को जमा करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो सेम मंथ में आ गया है। देखो 2,55,000 का गुड्स था, उसमें से 40,000 का वापस आ गया है, तो 2,50,000 पहले टैक्स भरा था, अभी उसमें से क्या करो रिड्यूस कर दो, 2,15,000 कर दो, उसके ऊपर कितना आ जाएगा 18% टैक्स आ जाएगा। करेक्ट है। और ये आपका है, एक सेकेंड, इंस्टीट्यूशन आईजीएसटी सीजीएसटी कहीं लिखा ही नहीं है तो आईजीएसटी एज्यूम करते हैं। 2,15,000 का 18% जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई 65 पे आते हैं। सी एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10, मतलब गुड्स का कंपोजिशन लेवी लिया है सी एंड कंपनी ने। इट सोल्ड गुड्स इन 4th क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर फॉर ₹15 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। चौथे क्वार्टर का सेल्स दिया है, कितना है, टर्नओवर 15 लाख रुपीज है। जीएसटी रेट कितना है, 12% काट दो भाई। कंपोजिशन रेट के केस में उन कंपोजिशन लेवी में सेक्शन 10 में अपना रेट दिया हुआ है अलग। सी एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी रजिस्टर्ड दिल्ली फॉर द 9,55,000, जिसके ऊपर सी जीएसटी पे किया है इतना, एस जीएसटी पे किया है इतना। ठीक है। सी एन कंपनी ऑल्सो परचेज गुड्स फ्रॉम ई एन कंपनी हरियाणा से 2,46,000 का, जिसके ऊपर आई जीएसटी पे किया है इतना। जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगा सी एन कंपनी का 4th क्वार्टर का, तो भाई ये सब पीछे बकवास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। सिंपल सी चीज है, अगर कंपोजिशन लेवी लेते हो तो आपको कोई तरीके का क्रेडिट नहीं मिलेगा, रेट लगेगा। मैन्युफैक्चरर है तो अलग रेट लगेगा, रेस्टोरेंट वाले हो तो अलग रेट लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ना तो मैन्युफैक्चरर लिखा है ना आपका रेस्टोरेंट लिखा, तो इसको हम लोग ट्रेडर मान लेंगे। 0.5% सी जीएसटी, 0.5% एस जीएसटी। किसका, टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट और यूटी का। तो 15 लाख का 0.5%, 15 लाख का 1% होगा 15,000, तो 7,500 सी जीएसटी और 7,500 एस जीएसटी आ जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर आता है। मिस्टर रघु अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा और चार्टेड अकाउंटेंट एज अंडर। रघु ने एक सीए का सर्विस लिया है जिसमें उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराया है, 55,000 टैक्स ऑडिट कराया है 10,000 रुपए का, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है अपनी वाइफ का 5,000 रुपए में। ऑल द अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ठीक है, ये सब अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है और इसमें जीएसटी का रेट 18% है। द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर राघु हैज बुक द एंटायर एक्सपेंस ऑफ 70,000 प्लस जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसने पूरा अमाउंट जितना भी टोटल है ये क्या कर दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पीएनएल में डाल दिया है, जो कि डालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मिस्टर रघु क्या है, एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कितना। तो देखो आईटीसी के सेक्शन 17 क्या बोलता है, सेक्शन 17 बोलता है अगर आपने कोई भी ऐसी सर्विसेज
पर्पस ली है, जिसमें टैक्सेबल भी है, एग्जेम्प्ट भी है, बिजनेस भी है, नॉन बिजनेस भी है, मतलब बिजनेस भी है, पर्सनल भी है। ये केस में 17(1) बात करता है। तो आपको कितना आईटीसी मिलेगा, जितना आपने यूज बिजनेस पर्पस के लिए किया है उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स का केस, आपका बिजनेस का ऑडिट कराओगे, इसका क्रेडिट मिलेगा। टैक्स ऑडिट, एनुअल फाइलिंग का क्रेडिट मिलेगा। पर अपनी वाइफ का रिटर्न फाइल कराए, पर्सनल पर्पस है, इसका रिटर्न नहीं, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपको 65,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, इंटू 18% कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है? टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून मंथ का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। इंटरेस्टेड सेल ऑफ गुड्स है 1,25,000 रुपया टू जेजे एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। इंटरेस्टेड परचेज ऑफ XYZ रजिस्टर्ड इन पंजाब 40,000, ये राजस्थान का है, पंजाब से ले रहा है, तो आपका IGST का क्रेडिट है, ये IGST का टैक्स लाइबिलिटी है। इंटरेस्टेड परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम RR ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान, राजस्थान का है, राजस्थान से ही कुछ परचेज कर रहे थे, यहाँ पे CGST SGST लग जाएगा। आपको क्या करना है? टैक्स लाइबिलिटी निकालना है कि कितना आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा GST लाइबिलिटी का। तो सबसे पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए पहला पॉइंट दिया हुआ है 1,25,000 रुपया। क्या है? 1,25,000 रुपया आपने सेल्स किया है, इसके ऊपर 18% आपको IGST पे करना पड़ेगा। तो 1,25,000 का 18% जो कि 22,500 आएगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपका लाइबिलिटी है, GST का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। इसमें से ITC लेस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? ITC है IGST का 40,000 का 18% कितना आ जाएगा? 7,200। और CGST और SGST के केस में आपका ITC कितना रहेगा? इंटरेस्टेड परचेस के केस में आपका CGST SGST ट्रिगर होता है 65,000 का 9% और 65,000 का 9% जो 5,850 और 5,850 आ जाएगा। तो आपके पास ये तीन क्रेडिट पड़े हैं, ये टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले आपको IGST का क्रेडिट लेना होता है, सबसे पहले IGST का क्रेडिट लेना होता है। 7,200 रुपया क्रेडिट है, 22,500 रुपया क्या है आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। तो डिफरेंस जो बचा उसको अभी कहाँ से यूज करेंगे? तो CGST का कोई टैक्स लाइबिलिटी है नहीं है, तो CGST का क्रेडिट आपका IGST के लिए यूज हो सकता है, और SGST का क्रेडिट भी आपका IGST के लिए यूज हो सकता है। तो 22,500 माइनस 7,200 माइनस 5,850 माइनस 5,850 जो भी अमाउंट आएगा कुछ 3,000 के आसपास आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। 3,600 IGST आपको कैश में पे करना पड़ेगा, ऑप्शन सी। सेक्शन नंबर 68 प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स इंटरस्टेट फॉर ₹2,05,000 टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड। प्रदीप है, बलराम है, बलराम को इसने सेल किया है, इंटरस्टेट सेल किया है 2,05,000 रुपए का कोई गुड्स। ठीक है सर, गुड्स के ऊपर रेट है 5% GST का। As per the term of sales contracts, Pradeep Traders has to deliver the goods at the factory of Balram Private Limited. कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रदीप को क्या करना है? गुड्स को बलराम की फैक्ट्री तक पहुंचाना है। प्रदीप की ड्यूटी है बलराम की फैक्ट्री तक पहुंचाना। फॉर दिस पर्पस प्रदीप ट्रेडर ने क्या किया है? फ्रेट चार्ज किया है ऑफ ₹2,400 फ्रॉम बलराम प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए बलराम से उसने 2,400 रुपया फ्रेट का कलेक्ट किया है कि भाई मैं तेरे को जो गुड्स पहुंचाने वाला हूँ। अमाउंट कितना है? 2,05,000 प्लस फ्रेट का अमाउंट कितना है आपका? 2,400। तो ये मैंने क्या बोला कि 2,400 प्लस 2,05,000 कलेक्ट कर लिया है, और मैं आपको गुड्स आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आपके फैक्ट्री तक पहुंचा दूंगा। व्हाट वुड बी नेट GST लाइबिलिटी? और वो फ्रेट का रेट है 12%। तो अगर आपको पता रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। फिर सेक्शन 15 टू बी बोलता है, शायद बी या सी में से बी बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस है जो अपन सब सी बोलते हैं सप्लायर के लिए इनकर करते हैं, तो वो केस आप में वो क्या हो जाता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता है। तो 2,05,000 प्लस 2,400 ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। करेक्ट है सर। इसमें रेट कौन सा लगेगा? 5% या 12%? सर रेट लगेगा, इसको कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का कंपोजिट सप्लाई ही है। अगर आपने गुड्स खरीदा है तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई गुड्स को तुम पहुंचाओगे एक जगह से दूसरी जगह तक। ये नेचुरली बंडल्ड है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये केस में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा 5%। तो 2,05,000 प्लस 2,400 इंटू 5% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69। प्रेम एंड सन जो है उसका GST रजिस्ट्रेशन ऑन 1 Jan क्या हो जाता है? 1 Jan को उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, बट फेल टू फर्निश GST रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। पर उसने अगले आने वाले 6 महीने तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। इसकी वजह से प्रॉपर ऑफिसर ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है 25 जुलाई को, और सर्व कर दिया है ऑर्डर 31 जुलाई को। नाउ प्रेम एंड सन वांट्स टू रिवोक द कैंसिलेशन। प्रेम एंड सन क्या चाहते हैं कि कैंसिलेशन का रिवोकेशन हो जाए, मतलब वापस से रजिस्ट्रेशन मिल जाए। तो प्रेम एंड सन कैन फाइल द एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन। कब तक रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो? तो जब आपको सर्व हुआ है ऑर्डर कैंसिलेशन का, वहां से लेके 30 डेज तक आप क्या कर सकते हो?
अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सर्व कब हुआ है, आपको मिला कब है, 31 जुलाई, यहाँ से 30 डेज उसके आगे तो कितना हो जाएगा आपका, अगस्त का 30, ये आंसर है। फिर लास्ट क्वेश्चन, एक्सएक्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज बुक फ्रॉम पीसी ट्रेडर रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, बुक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, बुक जो है वो जीएसटी से एग्जाम्प्ट है। एक्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, परचेज कर रहा है बुक्स पीसी से, पीसी सप्लायर है, एक्सएक्स रिसिपिएंट है, क्या भेज रहा है, बुक भेज रहा है जो कि क्या है, एग्जाम्प्ट है। एक्सएक्स अरेंज, जो एक्सएक्स है, एक्सएक्स कौन है, आपका रिसिपिएंट है, उसने क्या किया है, transport of this book from GTA with charge freight of 9,000 for the same. एक सेकेंड, XX registered in Delhi purchase books from PC traders और बुक आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। XX जो है मतलब रिसिपिएंट ने अरेंज किया है ट्रांसपोर्ट फॉर दिस बुक्स फ्रॉम जीटीए विद चार्ज फ्रेट ऑफ 9,000, जिसके लिए 9,000 का फ्रेट चार्ज हुआ है। जीएसटी पेबल 5% ऑन जीटीए सर्विस, जो कि रिवर्स चार्ज में हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको देखो पता रहेगा, सिंपल सी बात है, जो बुक्स एग्जाम्प्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या बुक्स के ऊपर जो फ्रेट का चार्ज रहेगा वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा क्या? ट्रांसपोर्टर के केस में ये रिसिपिएंट बेसिकली क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है, तो ये जो ट्रांसपोर्टर का खर्चा है, फ्रेट का, जीटीए का खर्चा है, ये भी एग्जाम्प्ट होगा। ऐसा कहीं एग्जाम्पशन में नहीं लिखा कि अगर आपका गुड्स एग्जाम्प्ट है तो उसका ट्रांसपोर्ट भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ट्रांसपोर्टर के ऊपर तो टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, 9,000 के ऊपर आपका 5% टैक्स लगेगा। तो जीएसटी ऑफ 450 पेबल बाय एक्सएक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, करेक्ट स्टेटमेंट है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस इज अ कंपोजिट सप्लाई, वेयर इन सप्लाई कंपोजिट नहीं है। ये कंपोजिट क्यों नहीं है? यहाँ पे जो सप्लायर है वो कुछ अरेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिसिपिएंट जो एक्सएक्स है वो अरेंज कर रहा है। सिंस एग्जाम्प्ट गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए ट्रांसपोर्टिंग द सेम आल्सो एग्जाम्प्ट, ऐसा कहीं नहीं है कि भाई जो गुड्स अगर एग्जाम्प्ट है तो उसका ट्रांसपोर्ट भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और जीटीए पे करेगा टैक्स, नहीं, जीटीए नहीं पे करेगा, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट पे करेगा। तो आंसर विल बी ए, क्योंकि 5% टैक्स रेट हिंट दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है 70 एमसीक्यू। मैंने कुछ कम से कम, जितना एकदम स्पीड में गया हूँ, जितना कम टाइम में हो सके मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर यूजफुल लगा है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आज ही कहीं पे दूसरा लेक्चर में डालूंगा कोई और चीज का, पास्ट पेपर शायद